Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of June 2020. तो 22 जून 2020 का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, जो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, उनके क्वेश्चंस याद देख लीजिए. उसके कुछ पॉइंट्स अगर आप लिख सके तो बहुत अच्छा रहेगा. पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा एज द फेडरल चैम्बर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका लिखना चाहें अगर आप तो. क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा एज द फेडरल चैम्बर ऑफ डेमोक्रेसी. दूसरा क्वेश्चन है, वुमेन हैव बीन द वर्स्ट सफरर्स इन कोविड-19. डिस्कस. वुमेन हैव बीन द वर्स्ट सफरर्स इन कोविड-19. तो यू हैव टू डिस्कस और यू कैन क्रिटिकली एनालाइज एज वेल दिस क्वेश्चन. ओके, ठीक है. दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को 200 वर्ड में आपको लिखना है. ट्राई टू राइटिंग द आंसर, ट्राई गिविंग द कीवर्ड्स एटलीस्ट. मैं आपको क्वेश्चन क्यों देता हूँ, अगर रिव्यू करूँ ना करूँ, लेकिन कीवर्ड्स आप अपनी तरफ से ज़रूर लिखा करिए. और 2-4 लोगों के पढ़ लेंगे अगर आप, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना. सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल पार्ट नाउ. एडिटोरियल में स्टार्ट करते हैं. पहला जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो है इंडियाज़ कंटिन्यूइंग टू फ्रंट कनंड्रम. ये आर्टिकल जो लिखा गया है, अब देखो ये चाइना के ऊपर लिखा गया है, इंडिया चाइना के ऊपर कि इंडिया ने क्या गलती की है. और जो चौथा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों हम मिला करके मर्ज करके डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. पहले हम इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं क्या बताया गया है. इस आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया के 2 जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं. इंडिया हैज़ 2 जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज. पहला है आपका चाइना, दूसरा है आपका पाकिस्तान. ओके, फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज पाकिस्तान. ऑथर का ये कहना है कि इंडियन आर्मी स्टिल रिमेन्स अलाइव टू अ 2 फ्रंट वॉर. वी आर फेसिंग अ 2 फ्रंट वॉर, स्पेशली इन द जम्मू कश्मीर रीजन. जो जम्मू कश्मीर रीजन है, स्पेशली उस जगह पे ये 2 फ्रंट वॉर चल रहा है, जहाँ पे इधर साइड आपका पाकिस्तान से हम वॉर पे हैं, दूसरी साइड हम चाइना से चल रहे हैं. जो कि ये एक तरह से वॉर टाइप कंडीशन ही है, आपको कहना चाहिए, है ना. हर दिन हमारे ऊपर अटैक करना, ये सारी चीज़ें और किसके अंतर्गत आती हैं. नाउ ऑथर ने क्या बोला है कि व्हाट हैड बीन द स्ट्रैटेजी टिल नाउ इज ट्रेजेडी बेसिकली. क्यों? क्योंकि अगर हमने देखा, चाहे 1962 का वॉर था, चाहे 1971 का वॉर है, इंडिया हैज़ नेवर बीन, मतलब इंडिया ने कभी इमेजिन जो चीज़ नहीं की थी वो हुई है. तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ फेल्ड ऑन दैट फ्रंट इन ऑर्डर टू, मतलब हम एनालाइज करने में हमेशा हमने गलती की है. फॉर एग्जाम्पल 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था, वो वी.के. कृष्णा मेनन, जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, दे नेवर बिलीव्ड, दे बोथ बिलीव्ड दैट कि वो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चाइना अटैक करेगा. दे नेवर बिलीव्ड दैट चाइना विल अटैक. दे ऑलवेज थॉट दैट पाकिस्तान वॉज द सोल रीजन दैट कुड कम अप एज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. देखो ये जो आर्टिकल है, आपको बहुत सारे फैक्ट नहीं देखा, बट ये आपको मिस्टेक्स बताएगा कि कहाँ हमारी हिस्ट्री में मिस्टेक्स हुई हैं. जो दूसरा आर्टिकल मैं इस आर्टिकल के साथ जोड़ के बताऊंगा, उसमें एक्चुअली आपको पता चलेगा कि क्या पॉइंट्स है क्या नहीं है. तो इस आर्टिकल में आप समझो कि हमने गलती कहाँ कहाँ की. हमने गलती यहाँ की बेसिकली कि हम कभी समझ नहीं पाए कि चाइना हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है. और 1962 में अचानक से जब वो अटैक करे, तब हमको समझ में आया कि अच्छा यार ये इतनी बड़ी थ्रेट थे, लेकिन हमने इनको परसीव नहीं किया था. हमने हमेशा सोचा था कि पाकिस्तान वॉज द सोल थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. 1971 के टाइम में जब पाकिस्तान की थ्रेट आई, तो वहाँ पे भी हमने जो एक अच्छा काम किया कि ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर. जो यूएसएसआर का गवर्नमेंट है, वहाँ पे हमने उनके साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप साइन कर ली. द इंटरेक्शन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, अब वही चीज़ ऑथर ने बोली कि जब प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब ये सिर्फ पुरानी गवर्नमेंट की नहीं, आज की गवर्नमेंट की भी यही प्रॉब्लम है. द प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो इंटरेक्शन है विद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जैसे कि वुहान में हुआ, वुहान समिट, जिसको वुहान स्पिरिट भी कहा जाता है कि वो फ्रेंडशिप की स्पिरिट है. वुहान स्पिरिट 2018 में हुआ था. इसके बाद ममल्लापुरम तमिलनाडु में अक्टूबर 2019 में इनकी मीटिंग होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली मानी जाती है. तो दीज 2 इवेंट्स दे ब्लाइंड साइडेड दोज इन्वॉल्व इन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी प्लानिंग इन द न्यू दिल्ली. ओके, तो ये जो 2 इवेंट्स थे, इन्होंने बेसिकली क्या करना चाहिए कि ब्लाइंड साइडेड कर दिया दोज इन्वॉल्व इन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी प्लानिंग इन न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे बहुत ब्लाइंड साइड हुआ. तो ऑथर ने कहा कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो उस समय नेहरू गवर्नमेंट के साथ थी. नेहरू गवर्नमेंट भी इस चीज़ को परसीव नहीं कर पाए, और वो बोलते रह गए कि भैया पंचशील हमने कर दिया है, तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है. 1954 में क्या होता है, इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके अंतर्गत 5 पॉइंट दिए जाते हैं म्यूचुअल पीस के, कि हम दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल पीस की नज़र से देखेंगे, एक दूसरे
दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे के कामों में नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे, नॉन एग्रेशन रखेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं पंचशील के अंतर्गत। तो उनको लगता है कि हाँ ऐसे ही चलेगा सब कुछ। सेम अभी हो रहा है कि वुहान में मिले तो उनको लगा सब अच्छा है, ममल्लापुरम में मिले तमिलनाडु में तो लगा ठीक है सब अच्छा है। तो व्हाट आर द लेसन्स ऑफ 1962? ओके, तो लेसन्स अगर हम लेना चाहें, द इंडिया चाइना इंटरेक्शंस leading up to 1962 China India war, India had demonstrated friendliness without reciprocity। हमने उनके साथ हमेशा friendliness without reciprocity, मतलब कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो हमारे साथ फ्रेंडली है या नहीं, हमने बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, जैसे भोले भाले इंडियंस होते हैं उस तरीके से हमने फ्रेंडशिप उनके साथ निभाई। नाइदर नेहरू नॉर कृष्णा मेनन हैड कॉन्टेम्पलेटेड अ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा वॉर हो सकता था। नेहरू टू शेयर्ड द व्यू दैट पाकिस्तान पोज्ड अ मच ग्रेटर थ्रेट टू इंडिया एंड चाइना वाज नॉट अ थ्रेट, एंड दैट कॉम्प्लासेंसी एंड मिस जजमेंट, जो ये कॉम्प्लासेंसी या मिस जजमेंट हुआ, इट लेड टू द 1962 वॉर, इसने ही 1962 का वॉर शुरू करवाया, ठीक है, ऑथर का कहना चाहिए। नाउ ऑथर ने ये कहा कि चाइना ने क्यों इस तरह से किया, क्यों अटैक किया, बिकॉज दे वांटेड टू शो इंडिया दैट चाइना इज द सुप्रीम पावर इन द एशियन रीजन। चाइना अपने आप को सुप्रीम पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता था इन द एशियन रीजन। इवन नेहरू एक्सेप्टेड दैट थिंग, उन्होंने कहा था कि चाइनीज एक्टेड द वे दे डिड प्रिंसिपली एज दे वांटेड द एशियन वर्ल्ड टू रियलाइज दैट दे आर द टॉप डॉग इन एशिया एंड दैट एनी पर्सन और एनी कंट्री इन एशिया शुड रिमेंबर दैट। तो यहाँ ये चीज़ नेहरू ने भी कही थी 1964 में, अपने डेथ के 9 दिन पहले, कि चाइना ने अटैक इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे वर्ल्ड को कि दे आर द टॉप डॉग इन एशिया एंड दैट एनी पर्सन और एनी कंट्री जो कि सोचती है कि वो एशिया में सुप्रीम बन सकती है, उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दिस इज व्हाट चाइनीज वांटेड टू कन्वे थ्रू दैट वॉर। China's aim was not to acquire territory, but the real aim was to force on India a political settlement which will involve India reorient its policies। तो इंडिया की पॉलिसीज को रीओरिएंटेशन में रखने के लिए, बेसिकली करने के लिए ऐसा किया गया। इसका मैं आपको बहुत अच्छा रीज़न देता हूँ। मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, है ना, उसमें मैंने पढ़ा था ये पॉइंट कि इंडिया की कोई इंडिया का कोई डिफेंस बजट नहीं था जब तक 1962 का वॉर नहीं हुआ था। चाइना को ये चीज़ पता थी कि ये लोग डिफेंस में नहीं खर्चा कर रहे हैं, तो अगर डिफेंस में खर्चा नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा हम कहाँ खर्चा कर रहे थे, IITs बनाने में, IIM बनाने में, हेल्थ ये बनाने में, पावर प्लांट्स बनाने में। तो चाइना को ये लगा कि यार ये लोग डिफेंस में तो खर्चा कर ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये आपको कहीं भी पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब किताब मैंने जो पढ़ी थी बहुत अच्छी किताब थी, तो उसमें ये पॉइंट डाला हुआ था कि चाइना को ये चीज़ पता थी कि अगर ये लोग इसी तरीके से इन्वेस्ट करते रहे पावर में, IIT में, IIM में, और ये सब चीज़ें होंगी जो नेहरू की पॉलिसी थी, तो ये एक दिन सुप्रीम नेशन बन जाएंगे। तो चाइना सिर्फ और सिर्फ कि हमारा ध्यान भी हमारी सिक्योरिटी, मिलिट्री इन सब में जाए, तो उन्होंने अटैक कर दिया। और देखो 1962 के बाद ही हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये सारी चीज़ें काम करना शुरू करती हैं और डिफेंस बजट बनना शुरू होता है। तो दैट बिगिंस आफ्टर द 1962 वॉर, अदरवाइज हम इस तरह से पैसा वेस्ट नहीं कर रहे थे उसमें। तो ये चीज़ें भी चाहता था। अब दूसरा आर्टिकल जो इसी से रिलेटेड आर्टिकल, एक साथ ही दोनों कवर करेंगे, वो देखते हैं। दूसरा आर्टिकल है चाइना पॉलिसी लैक्स पर्सपिकेसिटी। ओके, पर्सपिकेसिटी। अब यहाँ पे देखो सेम आर्टिकल है कि इन बोथ द केसेस, चाहे 1962 का केस हो चाहे अभी का केस हो, इंडिया फेल्ड टू फुल्ली अंडरस्टैंड द चाइनाज फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग इंडिया। ओके, तो हमने ये समझा ही नहीं कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना के रिगार्डिंग इंडिया, और ये एक रीज़न है कि हम फेल कर जाते हैं बार बार। द प्रेजेंट गवर्नमेंट विच बाई इट्स ओन एडमिशन इज फर्मली कमिटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एबव एवरीथिंग, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के एक्शंस में ये चीज़ दिखाया है कि वो दे आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द चाइनीज ऑब्जेक्टिव्स, और उनको पता ही नहीं कि चाइना किस तरीके से क्या सोच के काम कर रहा है। ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अभी रिसेंटली एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने डिक्लेमेशन दिया कि एक्साई चीन को ले लेंगे, पीओके के ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ठीक है, लीगली आप बिल्कुल सही हो क्योंकि आपको पता है कि पीओके और एक्साई चीन हमारा पार्ट है, लेकिन इट वाज मिस टाइम्ड। आप ये चीज़ बोलना उसके सही टाइम पे सही जगह पे बोलने का कोशिश करो, ऐसे भी नहीं कभी भी बोल दो। चाइना ऑलरेडी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो चेंजेस हमने किए थे उससे खुश नहीं था। उसके बाद अचानक से आपने कह दिया कि एक्साई चीन को भी आप ले लेंगे, आपने कह दिया कि आप लद्दाख को भी ले लेंगे, तो दिस मेड देम मच मोर वरीड। इसके अलावा आपने ऑलरेडी सीपेक में मना कर दिया है पाकिस्तान को कि वो पीओके से पास होता है तो आप अलाउ नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो ये चीज़ भी चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती। तो ऑथर ने कहा कि ये चीज़ सही है, लीगली है, लेकिन ये मिस टाइम्ड है। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू कन्वे।
ना ऑथर ने चाइना के ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना के। फर्स्ट इज इंश्योरिंग दैट इंडिया अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट इन द सेम लीग एज चाइना एंड ड्राइविंग होम द लेसन बाय पीरियोडिक लोकलाइज्ड असॉल्ट्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑथर ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अटैक करके बेसिकली ये बताना चाहते हैं इंडिया को कि आप हमारे बराबरी पे नहीं हो। दूसरा, वार्निंग इंडिया नॉट टू एक्टिवली अपोज चाइनीज डिजाइंस टू डोमिनेट द इंडो पैसिफिक रीजन बाय अलाइनिंग विद यूएस एंड इट्स एलाइज। तो ऑथर का कहना है कि चाइना इसलिए भी ये करता है क्योंकि वो ये बोलना चाहता है इंडिया को कि आप जो है वो यूएस और उसके अलाइज से बच के रहो, उससे दूर रहो, और इंडिया चाइना के जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उनको अपोज ना करो। थर्ड है कीपिंग इंडिया प्री ऑक्यूपाइड विद प्रॉब्लम्स इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। इंडिया को उसके इमीडिएट नेबरहुड पे प्रॉब्लम से फंसा करके रखना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एम है चाइना का। आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एम जो कि चाइना फुलफिल कर रहा है। डी, एज पार्ट ऑफ इट्स लास्ट ऑब्जेक्टिव सपोर्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन। तो ये भी एक बहुत बड़ा एम है उनका कि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली हेल्प करते हैं, उन्हें न्यूक्लियर पावर का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें करते हैं टू न्यूट्रलाइज इंडियाज़ कन्वेंशनल पावर सुपीरियोरिटी विद दैट कंट्री। तो पाकिस्तान के साथ जो पावर सुपीरियोरिटी इंडिया रखता है उसको दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी चाइना इस तरह से चीज़ें कर रहा है। तो ऑथर ने कहा है कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, जब तक आप इन ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझोगे तब तक आप चाइना की एक प्रॉपर पॉलिसी डिवाइस कर ही नहीं सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब हम मूव करेंगे अपने अगले जो बेसिकली कहना चाहिए कि एडिटोरियल्स हैं। ये 2 एडिटोरियल हमने देख लिए। लास्ट एडिटोरियल जो हम देखेंगे वो है फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक। फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक में यहाँ पे कोविड-19 और जो डोमेस्टिक वायलेंस है इन दोनों की बात की गई कि एक तो कोविड-19 चल रहा है, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। कोविड-19 के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा आपको कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं? तो जो केसेस हैं वो लगभग 25% से 300% तक बढ़ गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। जो इंटरनेट में सर्चेज हैं फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सपोर्ट एंड ऑल, इनके सर्च बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक होमोसाइड्स की जो मतलब डेथ होने वाली केसेस हैं उनके नंबर भी बढ़ गए हैं। अब ऑथर ने कहा है यहाँ पे पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, शी इज़ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ के बारे में बताया, तो कॉमनवेल्थ के बारे में बताते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है इसको सिंपली कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। ये इसमें 54 मेंबर स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। इट हैज़ 54 मेंबर स्टेट्स, नियरली ऑल द फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की जो फॉर्मर टेरिटरीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। द चीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। इसका जो चीफ इंस्टीट्यूशन है वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कॉमनवेल्थ का, तो नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है कॉमनवेल्थ का। एंड इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड एज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ओरिजिनली ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से बना था थ्रू द बैलफोर डिक्लेरेशन। बैलफोर डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। इसके बाद इसमें एक होता है स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर, 1931 में आता है जब यूके इसके अंदर आता है, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर। फिर इसके बाद 1949 में लंदन डिक्लेरेशन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज रहेंगी वो फ्री एंड इक्वल कंट्रीज, दे विल बी कॉल्ड फ्री एंड इक्वल कंट्रीज। ये लंदन डिक्लेरेशन 1949 के थ्रू आता है। तो याद रखिएगा, बैलफोर डिक्लेरेशन, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931 एंड लंदन डिक्लेरेशन ऑफ 1949। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इन मेनी केसेस। अब ऑथर ने क्या बोला है, जेंडर रोल्स एंड ये जो क्यों इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है। एक तो पहले तो अर्ली मैरिज हो जाती है, जो लड़कियां होती हैं उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, कई बार उनकी फोर्स्ड मैरिज भी की जाती है। देन दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस, आगे हम देखेंगे। दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। ओके, इसके अलावा वुमेन जो घर में काम करती हैं दैट इज़ वे टू मच मोर देन द मेन, दे मेक अप 70% ऑफ द वर्कर्स इन द हेल्थ केयर एंड सोशल सेक्टर एज वेल। तो ये रीजंस हैं जिस कारण से उनके साथ ऐसा होता है और उनकी जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो भी ज़्यादा रहते हैं। अभी कोविड-19 का टाइम देखो तो स्कूल बंद है, तो अब जो विमेन हैं और जो गर्ल्स हैं दे आर मच मोर हैविंग मच मोर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एट होम देन अर्ली प्रेगनेंसीज के इस केसेस देखने को मिल रहे हैं एंड फोर्स्ड मैरिज और ज़्यादा देखने को मिलेगी। मिटिगेटिंग द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ हिडन पैंडेमिक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, को हिडन पैंडेमिक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस भी कहा जा सकता है। एंड इसके लिए ऑथर ने यहाँ पे 2 तरीके बताए हैं। पहला तो हेल्थ सर्विसेज की लिंक, तो हेल्थ सिस्टम के साथ बहुत बड़ी लिंक है जो वुमेन का
उनका स्टेटस है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि देयर इज अ क्लियर कट एविडेंस बिटवीन द वीक हेल्थ सिस्टम एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हेल्थ सिस्टम वीक है तो जो वुमेन है दे आर मच मोर वल्नरेबल टू द डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। तो आपको क्या चाहिए कि विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, अगर कोई विक्टिम ऑफ अब्यूज़ है तो उसको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस मिल सके, उसको प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विस भी मिल सके क्योंकि शी विल बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा एज वेल, तो उसको प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विस मिल सके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी ऑथर ने कहा है कि एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर आप वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एमएसएमई सेक्टर में उसको लोन प्रोवाइड करके, तो वो बहुत ज़्यादा एश्योरेंस प्रोवाइड करता है उनको इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और वो डोमेस्टिक सिचुएशन से बाहर निकल सकती हैं, अपना कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो ऑथर ने कहा था वायलेंस इन होम इज़ वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। और एक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, एक स्टडी हुई थी सेशल्स में कैरीड आउट इन 2019 बिफोर द पैंडेमिक। उसने द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, उसने कहा था कि अगर इस तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है तो लगभग 4.625% ऑफ जीडीपी का लॉस होता है। तो सेशल्स में होता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, स्टडी ऑफ द सेशल्स, ये हुआ था, इसमें बताया गया था। दैट दीज आर अनदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मेंबर्स एज नंबर्स, अब यहाँ पे राज्यसभा के बारे में उसका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया गया, जिसमें बोला गया कि राज्यसभा महज एक नंबर का वो बन के रह गया है। अब उसका क्या क्या क्रिटिसाइज है वो देख लेते हैं। पहला एक अच्छा पॉइंट ये कि द काउंसिल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइजेस द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। एक तरीके से इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, क्योंकि जो आपका राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि कहना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट है, एंड हाउस ऑफ द पीपल्स आपका लोकसभा हो जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है यहाँ पे, क्या दिक्कत आती है इस समय राज्यसभा में, तो ऑथर ने कहा है कि जो सेलिब्रिटीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, जैसे रेखा को इंक्लूड कर दिया गया, सचिन तेंदुलकर को इंक्लूड कर दिया गया, इन लोग का जो कंट्रीब्यूशन है राज्यसभा में बहुत कम है। ओके, तो ये जो एक तरीके से मेंबर्स के नंबर को वेस्ट ही कर रहे हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे, कई बार पहुंचते भी नहीं है। लता मंगेशकर को बना दिया, रेखा को बना दिया, इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया ज़्यादा, और बस मतलब ठीक है ज़िंदगी भर के लिए कमाने खाने को हो गया। द बीजेपी एंड इट्स करंट लीडरशिप हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड एन अवर्जन टू डेलिब्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर है, बहुत ज़्यादा संख्या में मेजॉरिटी है, उसने भी राज्यसभा को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। वहाँ पे कोई भी डिस्कशन या डेलिब्रेशन उन्होंने होने नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो लोकसभा में ही नहीं होने दिया, तो राज्यसभा में क्या होने देंगे, तो ये वाली बात भी है। तीसरे चीज़ ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी बिल को अगर पास कराना रहता है तो दे बाईपास द राज्यसभा, दे बाईपास द राज्यसभा। किस तरीके से बाईपास करते हैं, किसी बिल को मनी बिल की तरह प्रोजेक्ट कर देते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि मनी बिल के केस में राज्यसभा का रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इस कारण से बाईपासिंग द राज्यसभा। दूसरा सेलिब्रिटी कल्चर इन द राज्यसभा, जिस सेलिब्रिटीज़ का आना है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि राज्यसभा फेस कर रहा है। देन प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता, प्रॉपर डिबेट नहीं होता, जो उसका मेन काम था वो नहीं कर पा रहा है राज्यसभा, ठीक है ना। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द वर्किंग ऑफ राज्यसभा, एंड दीज आर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, एंड आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट फॉर द डे। वी विल बैक विद अनदर वीडियो। दूसरा वीडियो जब आएगा तो आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।